गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग ट्रेड यूनियन के पर्पस पे बात कर चुके हैं कि ट्रेड यूनियन की क्या पर्पस होता है ट्रेड यूनियन का, और ट्रेड यूनियन क्यों बनी हुई होती है कंपनीज के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उद्योग धंधों के अंदर, उनका महत्व क्या है, उनके बेनिफिट्स क्या हैं, ये सब चीज़ों पे हम लोग बात कर चुके हैं। और आज हम बात करने वाले हैं, वैसे तो ये टॉपिक हमें पहले पढ़ लेना चाहिए था, लेकिन मैंने अब स्टार्ट कर रहा हूँ इसको। हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ ट्रेड यूनियंस, ट्रेड यूनियनों का ऐतिहासिक विकास। अब भारत की बात करें हम लोग, चूँकि हम लोग भारत से हैं, और इंडिया के अंदर जो है ट्रेड यूनियंस का ऐतिहासिक विकास जो है, जो डेवलपमेंट है, हिस्टोरिकल जो डेवलपमेंट हुआ है, वो धीरे धीरे होता हुआ है काफ़ी समय से, है ना। और इसको हम 2 या 3 पोर्शन में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। एक पोर्शन जो मेन जो पोर्शन है हमारा, वो 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग पहला पोर्शन जो डिवाइड करें हम लोग, तो वो किस तरीके से है, तो आज़ादी के पहले का और आज़ादी के बाद वाला पोर्शन, है ना। तो आज़ादी के पहले वाला जो पोर्शन है हमारे पास में, उसमें भारत में, इंडिया के अंदर जितने भी ट्रेड यूनियंस जो बने हुए थे, उन ट्रेड यूनियंस का डेवलपमेंट को हम लोग 1850 से लेके 1870 के बीच में फर्स्ट पोर्शन को देख सकते हैं, जब 1850 और 1870 के बीच में मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ की नींव रखी गई थी, मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ का सूत्रपात किया गया था, और नए उद्योग धंधे, कल कारखानों की स्थापना हुई थी। इस समय जो है भारतीय श्रमिक लेबर जो है वो धीरे धीरे उभरने का काम कर रहा था, जिसके अंदर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में, और अंग्रेजों के साथ साथ में, जो अंग्रेजों का ही समय था हमारे यहाँ पे, अंग्रेजी शासन काल था उस समय, हम सभी को पता है अच्छे से ये बात। और उस समय जो है टेक्नोलॉजी और कंपनीज वगैरह जो थी वो सारी फॉरेनर थी, लेकिन जो भारतीय उद्यम जो थे या उद्योग धंधे जो थे यहाँ लोकल के अंदर, उनकी कंट्रोलिंग वगैरह सब उन्हीं के हाथ में थी, अंग्रेजों के हाथ में थी। तो ये उस समय जैसे जैसे नए उद्योग धंधे बनते गए, लगते गए, इस्टेब्लिश होते गए, साथ के साथ उसी के साथ में ट्रेड यूनियन भी बनती गई अलग अलग जगह, अलग अलग तरीके से, अलग अलग फॉर्मेट के अंदर, है ना। उस समय ट्रेड यूनियन की हम बात करें तो उसमें जो लेबर थी हमारे यहाँ की, उन लेबर के रहने का, है ना, लिविंग स्टैंडर्ड की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और वर्किंग कंडीशन तो उससे भी ज़्यादा ख़राब थी, है ना। बहुत कम वेजेस दिया जाता था, बहुत कम सैलरी पे की जाती थी उनके, और उतनी सैलरी के अंदर उनको कई घंटे काम दिया जाता था उन लोगों से, है ना। जैसे आज की तारीख में हम लोग बात करें तो हमारे वर्किंग आवर्स होते हैं भाई कि 5 से 6 घंटे हो गए, 8 घंटे की एक पारी हो गई एक फैक्ट्री के अंदर, लेकिन तब ऐसा नहीं था। तब 12 घंटे और 14 घंटे का वर्किंग आवर्स हुआ करता था, और उसके पेमेंट जो था वो बहुत ही नाम मात्र का उन लोगों को पेमेंट दिया जाता था, है ना। अब उस समय जो है इंडियन फैक्ट्री लेबर कमीशन 1908 और रॉयल कमीशन ऑफ लेबर 1931, इन दोनों कमीशन ने अपनी रिपोर्ट बना के दी गवर्नमेंट को, जिसके अंदर बहुत क्लियरली ये बात लिखी हुई थी, ये बात मेंशन कर दी गई थी कि उस समय जो लेबर है, इंडियन लेबर जो थी, मज़दूर जो थे यहाँ पे, श्रमिक जो थे, उन लोगों की मजदूरी बहुत कम थी, उनके काम के घंटे, वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा थे, उनकी सामान्य आर्थिक स्थिति जो थी वो बहुत स्थिति खराब थी उन लोगों की, है ना। और भारतीय उद्योग धंधों की भी स्थिति खराब थी। ऐसा भी नहीं कि उद्योग धंधों की स्थिति बहुत अच्छी थी, क्योंकि यहाँ से जो माल का निर्यात किया जाता था वो बहुत कम कीमत पे किया जाता था, है ना। और रॉ मटेरियल जो था यहाँ से जाता था, और वहाँ से फॉरेन से वापस तैयार माल फिनिश्ड गुड्स के रूप में आ जाता था, तो बहुत ही उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती थी, या प्राइसेस उसकी ज़्यादा होती थी। तो इस तरीके से भारतीय उद्योग धंधों को भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ा बेनिफिट नहीं मिल पाता था, है ना। फिर इसके पहले जब आया था, एक एक्ट आया था हमारे पास में, या इंडिया के अंदर एक अधिनियम, एक एक्ट बनाया था 1881 के अंदर, भारतीय कपड़ा मजदूरों के काम के घंटे और अन्य सेवा शर्तों को रेगुलेट करने के लिए, विनियमित करने के लिए एक अधिनियम, एक एक्ट बनाया हुआ था 1881 के अंदर। और उस एक्ट के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर बाल श्रमिकों को, चाइल्ड लेबर को पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया था, निषिद्ध कर दिया गया था। किसी भी रूप में आप बाल श्रमिकों को लेबर के रूप में, मजदूर के रूप में काम पे नहीं लगा सकते हो। इस अधिनियम में फैक्ट्रीज़ के सुपरविज़न के लिए, मशीनरीज
के गठन की आवश्यकता थी, स्ट्रक्चर बनाया गया था। फिर 1885 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म ने ट्रेड यूनियन के उद्भव की पृष्ठभूमि प्रदान करी, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया है, तो ट्रेड यूनियंस के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया कि किस तरीके से उस समय जो राजनीतिक पार्टियां थी उन्हीं के थ्रू इस तरीके की चीज़ें डेवलपमेंट में आने लगी कि वो लोग जो है मज़दूरों के हितों के लिए भी काम करने लगे थे। और भारतीय ट्रेड यूनियन के अंदर, इंडियन ट्रेड यूनियन के अंदर अलग अलग आंदोलन किए जाते थे। उन आंदोलनों को 3 चरणों में विभाजित किया जा सकता है, हम लोगों ने कर सकते हैं उसमें कि 3 पोर्शन में या 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है, जिसमें पहला चरण, पहली स्टेज जो थी वो थी हमारी 1850 से लेके 1900 के बीच में, है ना, 1850 से लेके 1900 के बीच का जो टाइम पीरियड था। इन 50 साल की स्टडी कर सकते हैं हम लोग, जिसके दौरान अलग अलग ट्रेड यूनियंस स्टेबलाइज हुई थी। उसके अंदर शिक्षित परोपकारी जो लोग थे, एजुकेटेड जो लोग थे उस समय के, वो और सामाजिक कार्यकर्ता जितने भी थे, सोशल वर्कर्स जो हुआ करते थे, उन लोगों ने इन ट्रेड यूनियंस को के आंदोलनों को मतलब वो इंक्रीज़ किया धीरे धीरे। वो लोग उनको सपोर्ट करते थे और इस तरीके से ट्रेड यूनियंस के थ्रू ये लोग जो पढ़े लिखे जो लोग हुआ करते थे उस समय, वो लोग और सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल वर्कर जो थे, वो लोग, ये दोनों ग्रुप के लोग मिलके और मज़दूरों के लिए आवाज़ उठाते थे और उनकी फेवर में बात रखते थे, ये कंपनी मैनेजमेंट के सामने या गवर्नमेंट के सामने, है ना। फिर बात आती है इसके बाद में नेक्स्ट कि उस समय जितने भी शहरों में प्रचलित या उस समय की जो वर्किंग कंडीशन थी, है ना, कामकाज की स्थितियाँ कैसी थी, वर्किंग कंडीशंस कैसी थी, काम के घंटे बहुत ज़्यादा थे, है ना, तो ये सारी जो चीज़ें थी, इनके कारण से 1880 के बाद में कई बार मतलब हमले हुए, हड़तालें हुई, तालाबंदी हुई, लॉकडाउन हुए, मज़दूरों के थ्रू, मतलब कई बार ऐसा मतलब झड़प हो जाती थी मालिकों और जब मज़दूरों के बीच में, मैनेजमेंट के अंदर, वो लोग आग लगा देते थे फैक्ट्रीज़ वगैरह को, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें थी। और ये सारी चीज़ें कब तक चलती रही, ये सारी चीज़ें लगभग 1880 से लेके 1900 तक, 20 साल, 2 दशक तक ऐसा चलता रहा। फिर इसके बाद में बॉम्बे और कलकत्ता के अंदर स्पेशली ये 2 बड़े हब थे हमारे, जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल हब कह सकते हैं आप इनको। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ थी, जो स्टार्टिंग के अंदर जो इंडस्ट्रीज़ बनी थी वो बनी थी हमारे बॉम्बे के अंदर सबसे ज़्यादा, और फिर उसके बाद में कलकत्ता के अंदर, है ना। ये दोनों जो जगह हैं, बॉम्बे और कलकत्ता, ये दोनों बंदरगाह से रिलेटेड है। तो जो भी फॉरेन से आना जाना और ये सब चीज़ें जो हुआ करती थी, तो वो जो कल कारखाने बने हमारे, नई फैक्ट्रीज स्टेबलाइज हुई थी, वो उस समय इन्हीं 2 जगहों पे स्पेशली हुई थी, है ना। इसके बाद तो ये गुजरात और इसको भी हम लोग देख सकते हैं। तो बॉम्बे और कलकत्ता के अंदर छोटे छोटे ट्रेड यूनियंस बनने लगे, वो संघ बनने लगे, सामने आए इस तरीके से, है ना। फिर दूसरे चरण की अगर हम बात करें, सेकेंड स्टेज की, तो वो आती है हमारी 1900 से लेके 1947 के बीच में, है ना, 1900 से लेके 1947 के बीच में, जो आज़ादी के ठीक पहले या आज़ादी तक की बात कर सकते हैं हम। और फिर तीसरा वाला पोर्शन हम आज़ादी के बाद वाला पढ़ेंगे फिर बाद में। ये जो चरण था हमारा, इस चरण में जितने भी ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड यूनियंस थे, उनके डेवलपमेंट और श्रमिकों के, लेबर वर्ग के राजनीतिक आंदोलनों की विशेषता थी। यहाँ पे इन लोगों ने पूरी तरीके से उसमें भागीदारी की, क्योंकि ये वो समय था जब देश की आज़ादी के लिए फ्रीडम फाइटर भी अपनी तरफ से कई लड़ाइयाँ लड़ते थे, है ना। तो ये सब चीज़ें भी उनके पैरेलल चला करती थी, है ना। फिर यह जो उग्रवादी व्यापार संघवाद के उद्भव का भी गवाह बना है, जिसके अंदर लोगों ने अग्रेसिवली उन लोगों जो लेबर वगैरह थे या लेबर यूनियन के जो नेता थे, हमारे लीडर जो थे, उन लोगों ने अग्रेसिवली इन चीज़ों को हैंडल किया और उन्होंने जो इंडस्ट्रीज़ के मालिक थे, मैनेजमेंट थे, उनके सामने उन लेबर की बात रखी। ये सब चीज़ें हुई, है ना। संगठित व्यापार संघवाद जो था हमारा, ये ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड यूनियंस जो थे, वो थे हमारे 1900 से लेके 1915 के दौरान, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम जो प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ था, वो लगभग था हमारा 1917 के आसपास, है ना। तो 1917 में ही रूसी क्रांति भी हुई थी, और उसी रूसी क्रांति ने भारतीय इंडियन ट्रेड यूनियंस आंदोलन को एक नया मोड़ दिया, और ट्रेड यूनियंस के गठन के लिए श्रमिकों को संगठित करके प्रयास किया, लीडरशिप करी। और उस समय यह अनुमान लगाया गया लगभग 1920 के अंदर कि 2,50,000 की कुल सदस्यता के साथ 125 यूनियनें उस समय थी, है ना। ये अप्रॉक्स मोटा मोटा एक स्टडी है जो हमारे पास
पुराने जो हिस्टोरिकल हमारे पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उनके अंदर जितना डेटा हम लोगों को मिला है या जो हम लोगों ने पढ़ा है उतनी हम लोग बात कर सकते हैं अभी। तो 1920 में जो है 2,50,000 लेबर्स जो थे वो मेंबर्स थे उनके, और ट्रेड यूनियंस कितनी थी उस समय, तो लगभग इंडिया के अंदर 125 यूनियंस थी, है ना। फिर 1920 में पहला राष्ट्रीय व्यापार संघवाद संगठन का स्थापना किया गया, है ना। उस समय संगठन के कई नेता थे, राष्ट्रीय आंदोलन वगैरह में भी वो लोग पार्टिसिपेट करते थे, जो आज़ादी के लड़ाइयाँ चल रही थी उस समय वो भी थे, है ना। वो थे मोनप्पा 1937 के अंदर, ठीक है। फिर बात आती है इसके बाद में कि उसके बाद में सरकार ने प्लानिंग के साथ में ये फाइनेंशियल डेवलपमेंट के लिए ट्रेड यूनियन से भी सहयोग मांगा कि हम लोग जो है ट्रेड यूनियंस से सहयोग का मतलब यहाँ पे हमारा स्पेशली कि ट्रेड यूनियंस की जो लीडरशिप जिन लोगों के हाथ में थी उन लीडर से सहयोग मांगा कि वो लोग भी कंपनी के थ्रू कंपनी मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करें, और जिससे क्या होगा कि उन लोगों को बार्गेनिंग का भी अवसर दिया गया, उनको प्रॉफिट के अंदर भी हिस्सेदारी दी गई, उनको मैनेजमेंट के अंदर भी हिस्सेदारी दी गई, और उससे क्या होगा तो जितना भी मतलब इंडस्ट्रियल पीस स्थापित हो सके, कि लड़ाई झगड़े बंद हो जाएँ, हड़तालें बंद हो जाएँ, प्रोडक्शन टाइम से चलता रहे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी, है ना। तो ये सब चीज़ें जो धीरे धीरे ये लोग बढ़ते गए, और जिसको हम लोग बाद में अगर बात करें इसके बाद में कि आज़ादी 1947 तक तो ऐसा ही था, और 1947 के बाद में 1970 के अंदर इंडियन ट्रेड यूनियंस की कम्युनिटी पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी पार्टी थी, उसने नए ट्रेड यूनियंस की स्थापना करी, जिनको पुराने वाले जो ट्रेड यूनियंस थे उन लोगों को भी उसमें मर्ज किया गया। और इसके बाद के जो थे हमारे पास में श्रमिकों के अलावा, है ना, उसमें श्रमिक तो थे ही, लेबर वर्क तो था ही, लेकिन लेबर के अलावा भी सफ़ेद पोस्ट कर्मचारी जिसको हम बोलते हैं, एक तो हमारी लेबर है ना, लेबर के बाद में आती है सफ़ेद पोस्ट कर्मचारी, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, तो जो बैंकों में काम करने वाले लोग हैं, स्कूल्स कॉलेज के अंदर जो कर्मचारी हैं हमारे, है ना, जो लेबर के अलावा जो प्रोडक्शन हाउसेस के अंदर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके अलावा जो सैलरी बेस्ड वर्कर्स थे, जो सैलरी बेस्ड कर्मचारी थे, उन लोगों को भी उसके अंदर इंक्लूड किया गया, है ना। और उसमें सुपरवाइजर्स भी थे, उसमें जो मैनेजर्स वगैरह थे वो भी ट्रेड यूनियंस के द्वारा आयोजित किए जाते थे। और जिसके लिए हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पर बैंकिंग हो गया हमारा, इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, पेट्रोकेमिकल बिजनेसेस हो गए, विमानन हो गया हमारा, है ना, एयर वगैरह की जो कंपनीज वगैरह हैं उनके भी ट्रेड यूनियंस मौजूद हैं अभी, और ये जो हैं अभी आज की तारीख में ये सभी वर्किंग में हैं। और इसके बाद का जो टॉपिक है हमारा, ये हम लोग फिर नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर कंटिन्यू करते हैं।